हाय गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो से हम चैप्टर 7 यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग। आपको पता होगा कि एवरी ईयर जो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं वो पार्लियामेंट के सामने अपना बजट पेश करते हैं। बजट क्या होता है? बजट इज बेसिकली द फाइनेंशियल प्लान ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द अपकमिंग ईयर, यानी कि आने वाले साल में गवर्नमेंट कहाँ से रेवेन्यू कमाएगी, कितना रेवेन्यू कमाएगी एंड ये कमाया हुआ पैसा कहाँ पे खर्च करेंगी। तो यही डिटेल प्लान बजट में बनाई जाती है। ठीक है, अब देखिए ये प्लान बनाना कोई आसान काम तो नहीं होगा, राइट? आपको पूरी इंटायर कंट्री के लिए, पूरी इकोनॉमी के लिए बनाना है, तो इसीलिए इसमें कई सारे प्रोसेसेस लगते हैं, कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एंड वही प्रोसेस को हम डिटेल में यूनिट 3 पे पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Okay, now let's start by introducing the concept of budget. Governments around the world have important responsibilities such as protecting citizens, maintaining law and order, providing public goods, and planning for economic and social welfare. To fulfill these responsibilities, governments need sufficient financial resources to fund various programs and services. तो देखिए ये जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है गवर्नमेंट की, इसको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज होनी चाहिए, क्योंकि यही फाइनेंशियल रिसोर्सेज यूज होता है टू फंड वेरियस प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज है तो वो यही पैसे से, फाइनेंशियल रिसोर्सेज से ही गवर्नमेंट रन करेगी, है ना। अ बजट इज अ क्रूशियल टूल that helps the government decide how to allocate its resources effectively and prioritize economic and social goals. तो देखिए यहाँ पे बजट एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि बजट गवर्नमेंट को बताती है कि ये जो गवर्नमेंट की वेरियस प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज है इसमें कैसे फंड एलोकेट किया जाए। देखिए जो गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होता है, राइट? क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी सर्टेन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ही होता है। तो ये सर्टेन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कहाँ पे गवर्नमेंट लगाएगी, किस किस प्रोग्राम पे लगाएगी, कितना लगाएगी, वो कौन बताएगा? वो सारा बताएगा बजट। एंड बजट गवर्नमेंट को ये भी बताती है कि कौन से इकोनॉमिक एंड सोशल गोल्स को प्रायोरिटाइज करना है, यानी कि कहाँ पे सबसे पहले आपको बजट लगाना है या कहाँ पे सबसे ज्यादा आपको पैसे लगाने हैं, वो भी कौन बताएगा? वो भी बताएगा बजट। ठीक है, So what are the key goals of budgeting? देखिए, budgeting is essential because it allows the government to use limited resources efficiently, aiming to maximize social welfare for the population. देखिए अगर गवर्नमेंट बजटिंग करती है, प्लानिंग करती है, तो जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसकी वो एफिशिएंटली यूज कर पाती है, राइट? एंड इस तरह से वो प्लान कर पाती है कि जो सोशल वेलफेयर है पॉपुलेशन की वो मैक्सिमाइज हो जाए। थ्रू अ प्रॉपर बजटिंग प्रोसेस द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो वर्क टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम एंड वेल्थ, हेल्पिंग टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज अक्रॉस डिफरेंट ग्रुप्स। देखिए अगर गवर्नमेंट प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, अपनी फाइनेंस की प्रॉपर बजटिंग करेंगे, तो रीडिस्ट्रीब्यूट भी वो एफिशिएंटली कर पाएंगे। देखिए रीडिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंट कैसे करती है? जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू का सोर्स होता है ना, यूजुअली ये टैक्स होता है, राइट? तो गवर्नमेंट क्या करेंगी? यूजुअली जो अमीर लोग हैं उनसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करेंगी एंड जो ये टैक्स का पैसा है ये कहीं वेलफेयर एक्टिविटीज में यूज करेंगे, राइट? किसी नीडी वर्क को दे दिया या जो पिछड़े हुए वर्क है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए यूज कर दिया। तो इस तरह से प्रॉपर बजटिंग के थ्रू गवर्नमेंट अपनी रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी इफेक्टिवली पूरी कर सकती है। ठीक है, now the other objectives of budgets are reduction, elimination of economic fluctuations to bring in stability, sustainable increase in real GDP and reduction in regional disparities. तो इसके अलावा बजट के थ्रू गवर्नमेंट क्या कर सकती है? जो इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन आती है, जैसे कि कभी रिसेशन, कभी एक्सपेंशन, राइट? तो इनको भी स्टेबल बना सकती है यूजिंग इट्स रिसोर्सेज। ठीक है, गवर्नमेंट जो अपने पास जो गवर्नमेंट का पैसा होता है वो यूज कर सकती है टू ब्रिंग स्टेबिलिटी। सिमिलरली ये जीडीपी को इंक्रीज करने में हेल्प कर सकती है। अगर प्रॉपर प्लान करे गवर्नमेंट फाइनेंस की, सो इट कैन हेल्प इन इंक्रीजिंग रियल जीडीपी
एंड जो रीजनल डिस्पैरिटी है, राइट, जो देश के वेरियस रीजन्स है उनमें जो डिस्प्यूट्स या डिस्पैरिटीज होती है वो भी रिड्यूस करने में हेल्प कर सकती है. सो दीज आर द वेरियस गोल्स ऑफ द बजटिंग. ओके, तो बजटरी कॉन्सेप्ट तो हमने इंट्रोड्यूस कर लिया, राइट. नाउ लेट्स लुक इन डिटेल कि आखिर ये बजट है क्या. व्हाट इज अ बजट? द बजट is a financial statement that details where the government's money comes from, like taxes and fees, and where it plans to spend it, such as on healthcare, education and infrastructure. तो देखिए बजट बेसिकली क्या है, ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जहाँ पे डिटेल में बताई जाती है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जो पैसा है वो कहाँ कहाँ से आने वाली है, यानी कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला है, जैसे कि टैक्सेस से या फिर फीस से, राइट. एंड जो ये रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है गवर्नमेंट कहाँ कहाँ उसे खर्च करने की प्लान कर रहा है, जैसे कि हेल्थ केयर पे कितना खर्च करेगा, एजुकेशन में कितना, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना. तो डिटेल में ये जो प्लान है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी जाती है एंड यही जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसी को हम बजट कहते हैं. ठीक है. इट इंक्लूड्स प्रोजेक्शंस फॉर वेरियस इकोनॉमिक सेक्टर्स like agriculture, industry and services, showing the government's plan for the economy in the upcoming year. तो देखिए ये प्लान में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आने वाले साल के लिए प्रोजेक्शंस बताई जाती है, यानी कि प्रेडिक्शन कि एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक सेक्टर जैसे कि एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट कितना खर्च करने का प्लान कर रही है, इंडस्ट्री में कितना, सर्विसेज में कितना. तो ये डिटेल में प्रोजेक्शंस यहाँ पे बजट में पेश की जाती है. ठीक है. द गवर्नमेंट बजट इज presented to the legislature for approval and includes detailed estimates of revenue and expenditure for a specific period, often the next fiscal year. तो देखिए गवर्नमेंट जो अपना रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर का प्लान है या फिर एस्टिमेट्स है वो डिटेल में बना के किसको पेश करती है, लेजिस्लेचर को पेश करती है. देखिए डिटेल में प्लान बनाती है गवर्नमेंट. ठीक है. ये प्लान बनाने का काम, बजट बनाने का काम गवर्नमेंट का हुआ एंड ये प्लान किसके आगे रखी जाती है, लेजिस्लेचर. अब देखिए इंडिया में जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है वो पार्लियामेंट है, राइट. तो जो ये प्लान है ये पार्लियामेंट के आगे रखी जाएगी एंड पार्लियामेंट क्या करेगी, इस प्लान को अप्रूव करेंगे. एंड वंस द पार्लियामेंट अप्रूव्स द प्लान तो उसके बाद इसी प्लान के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट फिस्कल ईयर है या आने वाले फिस्कल ईयर है तो उसमें इसी प्लान के अकॉर्डिंग फिर गवर्नमेंट अपना खर्चा चलाती है. ठीक है. ओके. देखिए नाउ बिसाइड्स द सेंट्रल या फिर यूनियन बजट, द स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट also prepare their own budgets. However, the main focus here is on the union या फिर national budget which guides the country's overall economic direction. तो देखिए जो सेंट्रल बजट है या यूनियन बजट है इसके अलावा जो स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स होती है वो भी अपना अपना बजट बनाती है अपना अपना स्टेट या फिर लोकल एरिया के लिए. लेकिन हम ये चैप्टर में जो बजट पढ़ रहे हैं या फिर जो बजट मेकिंग प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो वो सेंट्रल बजट के बारे में ही पढ़ रहे हैं. ठीक है. तो हमारा जो मेन फोकस होगा यहाँ पे सेंट्रल या फिर यूनियन बजट या फिर जिसको हम नेशनल बजट कहते हैं, तो इसी में हमारा मेन फोकस रहने वाला है. ओके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ budget making. The budgetary process is the means by which the executive and legislative branches together formulate a coherent set of taxing and spending proposals. देखिए एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस में कौन आते हैं, बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट आती है. ठीक है. एंड लेजिस्लेटिव ब्रांच में कौन आता है, ये आपका हो जाता है पार्लियामेंट. तो देखिए बजटिंग प्रोसेस क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट मिलके एक कोहेरेंट सेट ऑफ टैक्सिंग एंड स्पेंडिंग प्रपोजल बनाएंगे, यानी कि किस तरह से टैक्स कलेक्ट करना है आने वाले साल में एंड जो कलेक्टेड पैसा है वो किस तरह से खर्च करना है. तो इस तरह से वो एक प्रपोजल बनाएंगे. कौन बनाएगा, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट दोनों मिलके बनाएंगे. ठीक है. देखिए एग्जीक्यूटिव ब्रांच में कौन कौन आता है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच में this includes the president and the government which propose policies and spending plans. तो प्रेसिडेंट
या फिर गवर्नमेंट का क्या काम होता है कि प्रपोजल बनाए, ठीक है, कि आपकी स्पेंडिंग प्लान क्या है आने वाले साल के लिए, तो एक प्रपोजल बनाए, वो किसका काम है, गवर्नमेंट का, ठीक है। एंड लेजिस्लेटिव ब्रांच में कौन आता है, देखिए दिस इंक्लूड्स द पार्लियामेंट, यानी कि आपकी जो लोकसभा एंड राज्यसभा, जिसको हम अपर हाउस एंड लोअर हाउस भी कहते हैं, राइट। तो पार्लियामेंट में ये दोनों ही आते हैं। एंड पार्लियामेंट क्या करेगी, इट डिस्कसेस एंड अप्रूव्स दीज प्रपोजल्स। तो जो यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्रपोजल बनाया है उसमें पार्लियामेंट डिस्कस करेंगी एंड फाइनली उसे अप्रूव करेंगे। देखिए, इन इंडिया द फाइनेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट आर प्राइमरीली मैनेज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। द बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस in consultation with the नीति आयोग and other relevant ministries। तो देखिए, इंडिया में जो गवर्नमेंट की फाइनेंस है वो कौन मैनेज करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसलिए जो बजट बनाने का काम है वो भी किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन कंसल्टेशन विद नीति आयोग एंड अदर रिलेवेंट मिनिस्ट्रीज बजट प्रिपेयर करती है, ठीक है। ये अकेले नहीं करती, यानी कि देखिए बाकी बॉडीज से जैसे कि नीति आयोग एंड अदर मिनिस्ट्री से भी कंसल्ट करके एक बजट बनाती है। द बजट मस्ट बी प्रेजेंटेड एंड अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द फिस्कल ईयर। देखिए, इंडिया में फिस्कल ईयर कब बिगिन करता है, अप्रैल 1 में, राइट, एंड एंड कब करता है, 31 मार्च में। तो देखिए, अपकमिंग जो फिस्कल ईयर है उसके बिगिन होने से पहले पहले जो बजट है वो प्रेजेंट होके अप्रूव भी होनी चाहिए। तो यूजुअली इसलिए क्या होता है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो 1 फेब को बजट पेश करती है पार्लियामेंट को, ठीक है। एंड पार्लियामेंट के पास टाइम होता है 2 महीने होते हैं, अप टू अप्रैल, है ना। तो 1 अप्रैल से पहले पहले इनको क्या करना है, ये बजट को अप्रूव करना है, क्योंकि अप्रूव होने के बाद ही जो गवर्नमेंट है उसको एज अ प्लान यूज कर सकती है फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पार्लियामेंट के पास 2 months है टू डिस्कस एंड अप्रूव द बजट, ओके। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट की, कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बजट के बारे में क्या बताती है। देखिए, while the word budget is not explicitly mentioned in the Indian Constitution, the process of budgeting is recognized and defined through Article 112। देखिए, हमारी जो बजट कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बजट करके स्पेसिफिकली ये वर्ड यूज नहीं हुआ है, लेकिन जो बजट का प्रोसेस है उसको डिफाइन किया गया है आर्टिकल 112 में। आर्टिकल 112 states that the President of India must present an annual financial statement to both houses of Parliament. This statement includes estimated receipts यानी कि income and expenditure यानी कि spending for the government for that financial year। तो देखिए, आर्टिकल 112 में क्या कह दिया गया कि जो प्रेसिडेंट है इंडिया की, उनको ऐसा स्टेटमेंट प्रेजेंट करना पड़ेगा जहां पे आने वाले साल में जो गवर्नमेंट की रिसीट है एंड एक्सपेंडिचर है इसको क्लियरली मेंशन किया गया हो। जो एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर है ऑब्वियसली, क्योंकि आने वाले साल के लिए हम एस्टिमेट ही कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा स्टेटमेंट बनानी चाहिए। तो ऐसे स्टेटमेंट की को ही तो हम बजट कहते हैं, राइट। बजट में क्या होता है, बजट में यही तो होता है ना कि जो आने वाले साल है उसके गवर्नमेंट की रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर को क्लियरली मेंशन किया जाए, यानी कि क्लियरली एक प्लान बनाया जाए कि कहाँ कहाँ से रिसीट आएगी, कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर करेंगे। तो यही हो गया आपका बजट। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो आर्टिकल 112 है ये बजट प्रोसेस को ही यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, ओके। नाउ लेट्स लुक एट द की स्टेप्स इन द बजटरी प्रोसेस। एक बर्ड्स आई व्यू हम ले लेते हैं कि व्हाट आर द मेन स्टेप्स, की स्टेप्स जो बजटरी प्रोसेस में लगने वाली है। देखिए, द बजट मेकिंग प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रिपरेशन ऑफ द बजट। दिस इज द इनिशियल फेज वेयर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन कोलैबोरेशन विद नीति आयोग एंड अदर मिनिस्ट्रीज gathers information and prepares the budget estimates. This involves calculating how much money will be needed for various programs and
सर्विसेज। तो देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, बजट प्रिपेयर करना। अब ये कौन करेंगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करेंगी इन कोलैबोरेशन विद नीति आयोग एंड अदर मिनिस्ट्री। अब बजट प्रिपेयर करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेंगे, वेरियस मिनिस्ट्रीज से इंफॉर्मेशन लो, राइट, कि उनको कितने पैसे की जरूरत है। सिमिलरली स्टेट्स के हेड से भी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो। सिमिलरली अदर इन्फ्लुएंशियल लोग जो होते हैं, राइट, इंडस्ट्री के लीडर हो गए या जो प्रोग्राम हेड्स है, तो सबसे क्या करती है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, वो इंफॉर्मेशन गैदर करती है। ये इनिशियल स्टेज होता है एंड उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस में एस्टिमेट करती है कि किसको कितना पैसा चाहिए रहता है, किसके कितने खर्चे रहते हैं एंड किसको कितना पैसा चाहिए रहता है। तो इस तरह से जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो इंफॉर्मेशन गैदर कर करके एक एस्टिमेट बनाएंगे, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप क्या है, प्रेजेंटेशन एंड इनैक्टमेंट ऑफ द बजट। देखिए अब फर्स्ट स्टेप में जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है इन्होंने बजट प्रिपेयर कर लिया, राइट। अब ये बजट किसके सामने प्रेजेंट होगा, पार्लियामेंट के सामने। देखिए आफ्टर प्रिपरेशन द बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट, दिस इंक्लूड्स डिस्कशन, डिबेट्स एंड नेसेसरी मॉडिफिकेशन। तो पार्लियामेंट इस पे क्या करेगी, चर्चा करेगी, डिस्कशन करेंगी, ठीक है, एंड डिबेट भी करेंगी क्योंकि सब लोग एक ही चीज पे अग्री नहीं करेंगे, राइट। तो डिबेट्स भी होंगी यहाँ पे बजट को लेके एंड जो भी उनको लगेगा कि मॉडिफिकेशन करना है वो मॉडिफिकेशन भी यहाँ पे होगी। पार्लियामेंट मस्ट अप्रूव द बजट फॉर इट टू बी इनैक्टेड, मीनिंग इट बिकम्स द लॉ। और एक बार जब ये मॉडिफिकेशन हो गई, नेसेसरी मॉडिफिकेशन, तो पार्लियामेंट फिर क्या करेंगी, बजट को अप्रूव करेंगे एंड बजट अप्रूव होने के बाद ये क्या बन जाती है, लॉ बन जाती है। तो फिर यही लॉ के हिसाब से, यही अप्रूव्ड बजट के हिसाब से जो अपकमिंग ईयर है उस पे गवर्नमेंट अपनी फाइनेंस रन करेंगे। यानी कि देखिए बजट में जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हम रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, टैक्स का इतना परसेंटेज हम टैक्स लेंगे, तो उसी हिसाब से फिर गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे एंड जहां जहां पे इन्होंने खर्चा करने को बोला है कि हम इस सेक्टर पे इतना खर्चा करेंगे, तो उसी हिसाब से फिर गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। जो अप्रूव्ड बजट है उसी हिसाब से फिर चलनी पड़ेंगे। एंड फाइनली अप्रूव होने के बाद लास्ट स्टेप क्या है, एग्जीक्यूशन ऑफ द बजट। देखिए वंस अप्रूव द बजट इज implemented. This means that the government starts collecting the revenue, taxes and spends the money as outlined in the budget. तो बजट में जिस तरह से आउटलाइन किया गया है तो उसी तरह से टैक्स कलेक्ट करना एंड पैसे को स्पेंड करना स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट, ठीक है। तो इजी है, राइट। 3 स्टेप्स क्या है, प्रिपेयर करना, अप्रूव करना, राइट, एंड लास्ट में एग्जीक्यूट करना। Now let's talk about the types of activities in the budget process. The budget process mainly consists of 2 types of activities. देखिए पहली टाइप ऑफ एक्टिविटी है द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के अंतर्गत वो सारे प्रोसेस आते हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री यूज करती है टू प्रिपेयर द बजट। यानी कि बजट प्रिपेयर करने के लिए जो भी स्टेप्स लेती है फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के अंतर्गत आती है। देखिए दिस इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ द बजट एंड ऑल अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट्स। देखिए जब हम बजट बनाते हैं, यानी कि जब गवर्नमेंट बजट बनाती है, तो बजट के साथ साथ वो और डॉक्यूमेंट्स भी उसे बनानी होती है, ठीक है। तो बजट बनाने के लिए एंड अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए जो भी स्टेप्स लगते हैं, राइट, वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में आती है। देखिए वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग मिनिस्ट्रीज, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड एक्सपर्ट्स आर कंसल्टेड टू गैदर इनपुट्स एंड इंश्योर दैट द बजट रिफ्लेक्ट्स द नीड एंड प्रायोरिटीज ऑफ द कंट्री। तो देखिए बजट एंड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री को क्या चाहिए होता है, इनपुट्स, राइट। अब इनपुट्स किससे चाहिए, देखिए मिनिस्ट्री से चाहिए, वेरियस मिनिस्ट्री से, स्टेट गवर्नमेंट से एंड अदर एक्सपर्ट से, राइट। तो अब ये इनपुट कलेक्ट करने के लिए जो भी यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है, स्टेप्स लिया जाता है, वो आता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरी टाइप ऑफ एक्टिविटी है दैट इज द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पे प्रिपेयर हो गया बजट, राइट। अब प्रिपेयर होने के बाद हमें क्या करना है, पार्लियामेंट को क्या करना है,
अप्रूव करना है, राइट। तो ये अप्रूव करने का जो इंटायर प्रोसेस है उसे हम लेजिस्लेटिव प्रोसेस कहते हैं। देखिए, दिस इज वेयर द प्रिपेयर्ड बजट इज डिस्कस्ड एंड पास्ड बाय द पार्लियामेंट। मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट डिबेट द बजट प्रपोजल एंड नेसेसरी अमेंडमेंट और चेंजेस कैन बी मेड बिफोर द फाइनल अप्रूवल। तो देखिए, जो अप्रूव होने का प्रोसेस है उसको हम लेजिस्लेटिव प्रोसेस कहते हैं। तो मेनली दो तरीके की एक्टिविटीज यहाँ पे आपने देख लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिपेयर करने की एक्टिविटी एंड लेजिस्लेटिव अप्रूव करने की एक्टिविटी। अब ये कितना सिंपल साउंड कर रहा है हमें यहाँ पढ़ते हो, राइट, लेकिन ये जो एक्टिविटीज है इनके अंदर भी कितने सारे छोटे छोटे स्टेप्स होते होंगे, राइट। तो यही अब डिटेल में हम पढ़ेंगे। वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, ठीक है। तो जब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस खत्म होगा फिर हम लेजिस्लेटिव प्रोसेस में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। ओके, सो नंबर 1, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। अब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के अंतर्गत भी पहले हम बात करेंगे अबाउट द टाइमलाइन ऑफ द बजट प्रिपरेशन, यानी कि बजट प्रिपरेशन कब स्टार्ट होती है। देखिए, द यूनियन बजट इज टिपिकली प्रेजेंटेड on February 1 or another suitable date decided by the government। देखिए, जो यूनियन बजट है यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बजट है वो यूजुअली प्रेजेंट होती है ऑन 1 फरवरी। जो फाइनेंस मिनिस्टर है देश की वो प्रेजेंट करती है 1 फरवरी को बजट, राइट। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 फरवरी को ही प्रेजेंट करे, कोई भी अदर सुटेबल डेट में भी की जा सकती है, लेकिन एज अ नॉर्म हमेशा 1 फरवरी को ही की जाती है। दिस इज द डेट व्हेन द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स द बजट टू द पार्लियामेंट। द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द बजट बिगिंस मच अर्लियर, स्पेसिफिकली इन अगस्त सितंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर। देखिए, फरवरी 1 को तो बजट बना के प्रेजेंट भी करना है पार्लियामेंट को, राइट। तो एक्चुअल जो बनाने का प्रोसेस है वो तो आपको काफी आगे से ही शुरू करना पड़ेगा, है ना। तो टिपिकली ये शुरू होता है अगस्त सितंबर में, जो पिछले साल के अगस्त सितंबर है, ठीक है, उसी से बजट बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। दिस अर्ली स्टार्ट अलाउज इनफ टाइम टू गैदर इनपुट्स, एसेस नीड्स एंड प्रिपेयर द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि देखिए, बजट बनाने के लिए इनपुट गैदर करना जरूरी होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए, राइट। तो इसीलिए अगर ये अगस्त सितंबर से ही स्टार्ट करेंगे तो आसानी से इनपुट गैदर कर पाएंगे, इनपुट को एसेस कर पाएंगे एंड उसकी बेसिस में नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स बना पाएंगे, है ना। द बजट डिविजन within the Ministry of Finance is responsible for organizing the budget preparation activities. They create a comprehensive schedule outlining all tasks and deadlines for various stakeholders involved in the budgeting process। देखिए, अब जो बजटिंग प्रोसेस है उसमें वेरियस स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, कई लोगों से इनपुट्स लेने होती है ना। तो किससे कब इनपुट लेंगे, किसको क्या डेडलाइन देंगे, तो वो कौन प्रिपेयर करेगा, ये कॉम्प्रिहेंसिव शेड्यूल प्रिपेयर करता है बजट डिवीजन। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ही एक बजट डिवीजन बनाया जाता है। तो ये बजट डिवीजन इस तरह का शेड्यूल बनाता है कि हमें एवरी डे हमें क्या क्या करना है, किस किस डेट पे क्या क्या डेडलाइन है, किसको क्या करना है, ठीक है। तो सारे स्टेक होल्डर्स के लिए यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव शेड्यूल बनाई जाती है। सो टाइमलाइन आई होप यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। Okay, now the second step in the administrative process is issuing the budget circular। देखिए, बजट सर्क्यूलर एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उन लोगों को बांटती है जिनसे उनको इनपुट लेना है। तो ये सर्क्यूलर एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होती है, ठीक है, और ये फॉर्मेट पे कई चीजें पूछी जाती है, जैसे कि वो पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट है या मिनिस्ट्री है, ठीक है, उनके रेवेन्यूज कहाँ कहाँ से आते हैं, उनके कहाँ कहाँ पे खर्चे होते हैं, वो कितना पैसा चाहते हैं, कितना बजट वो चाहते हैं गवर्नमेंट से। तो ये सारी चीजें उनको ये सर्क्यूलर में पूछी जाती है एंड ये सर्क्यूलर भर के फिल करके वापस से फाइनेंस मिनिस्टर को देना होता है, ठीक है। तो देखिए, ओके, देखिए, द बजट डिविजन इश्यूज अ बजट सर्क्यूलर which is a detailed document that provides instructions and formats to all relevant parties, including ministries, states, union territories, and autonomous bodies
तो ये सारे लोगों को ये सर्कुलर बांटी जाती है, ठीक है। द सर्कुलर गाइड्स दीज एंटिटीज on how to prepare their budget estimate for the upcoming financial year। तो ये सर्कुलर गाइड करती है इन एंटिटीज को कि वो किस तरह से अपना बजट एस्टिमेट बनाए, क्योंकि इन्हीं के एस्टिमेट के हिसाब से फिर बाद में जो फाइनेंस मिनिस्टर है तब वो अपना फुल फ्लेज्ड बजट बनाएंगे, है ना। तो वो ईच डिपार्टमेंट या ईच मिनिस्ट्री से अपना अपना इंडिविजुअल एस्टिमेट मांगती है, उसको एनालिसिस करती है, एसेस करती है और उसी के बेसिस में एक कंप्लीट बजट अपना बनाती है, राइट। So देखिए, each ministry and department prepares its own detailed estimate of expenditure and receipts. This preparation is based on the assessment of what resources they will need in the following year। तो देखिए, आपने अपनी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री जो है उनको अच्छे तरह से पता होता है कि उनके रेवेन्यू कहाँ से आते हैं, उनको कितना पैसे की जरूरत होती है, राइट। तो उसी बेसिस में वो अपना अपना एस्टिमेट बनाती है। Each department must provide separate estimate for both receipts and expenditure, ensuring a clear financial plan। ठीक है, तो each department को एक clear financial plan बना के भेजना होता है for their about their estimates for receipts and expenditure। तो ठीक है, तो ये किया जाता है थ्रू सर्कुलर। तो ये नेक्स्ट स्टेप है सर्कुलर बांटने का एंड इनपुट कलेक्ट करने का। ओके ओके, नाउ द थर्ड स्टेप इन द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस इज प्री बजट कंसल्टेशंस। देखिए, अब सेकेंड स्टेप में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या करा, इनपुट सारे कलेक्ट कर लिए, राइट। अब उस इनपुट के बेसिस में उन्होंने एक रफ स्केच बना दिया कि ठीक है, इस तरह से बजट होने वाली है। लेकिन अब ये रफ बजट को फाइनलाइज करने से पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री बहुत सारे लोगों से कंसल्ट भी करती है, तो वो आता है आपका प्री बजट कंसल्टेशन के अंदर। देखिए, बिफोर फाइनलाइजिंग द बजट द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर conducts a series of pre-budget consultations. This involves discussion with the finance ministers and chief ministers of various states. तो various state के finance ministers and chief ministers के साथ डिस्कस किया जाता है कि देखिए, इस तरह से मैंने बजट बनाया है, so what do you think of it, कि आपके स्टेट को हम इतना देना चाह रहे हैं, so is it enough or not। तो इस तरह से कंसल्टेशन किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा various stakeholders including industry associations, agricultural representatives, labor organizations, and experts from Niti Aayog and economics are also consulted। तो ये सारी जो entities हैं या experts हैं, leaders हैं, ठीक है, influential जो लोग हैं, तो इनसे भी कंसल्ट किया जाता है कि आप अपना अपना इंटरेस्ट बताओ कि आप क्या चाहते हो, कि कितना बजट आपको मिलनी चाहिए, या फिर आपके जो नीड्स है, राइट, वो आप हमें बताओ। तो इस तरह से इन लोगों से भी यहाँ पे कंसल्ट करी जाती है, ठीक है। द गोल ऑफ दीज कंसल्टेशन इज टू गैदर सजेशंस एंड फीडबैक ऑन द प्रपोज्ड बजट, मेकिंग द प्रोसेस इंक्लूसिव एंड रिफ्लेक्टिव ऑफ वेरियस इंटरेस्ट। तो इस तरह से देखिए, कंसल्ट करके बनाने से क्या होता है, ये प्रोसेस इंक्लूसिव हो जाती है, यानी कि जो सारे रिलेवेंट पार्टीज है, स्टेक होल्डर्स है, उनके इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट हो जाती है बजट में और एक अच्छा बैलेंस्ड बजट बन पाता है। ओके ओके, तो देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास सारे इनपुट्स भी आ गए, राइट, एंड जिन से उन्होंने सजेशन लेना था, कंसल्टेशन करना था, वो भी कर दिया, राइट। तो ये इनपुट एंड सजेशन के बेसिस में अब वो अपना बजट प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड बजट प्रिपेयर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है बजट को प्रेजेंट करना इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट। तो देखिए, द बजट इज प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट इन अ फॉर्म दैट फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसाइड्स अपॉन। तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री को ठीक लगता है कि जिस फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहिए, जिस फॉर्मेट में प्रेजेंट करना चाहिए, उस फॉर्मेट में बजट प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट को, ठीक है। टेकिंग इनटू अकाउंट सजेशन फ्रॉम द एस्टिमेट कमिटी, अ पार्लियामेंट्री बॉडी दैट रिव्यूज एक्सपेंडिचर प्रपोजल। लेकिन देखिए, पार्लियामेंट में फॉर्मली बजट प्रेजेंट करने से पहले फाइनेंस मिनिस्टर एक और कमेटी की सजेशन लेती है, दैट इज एस्टिमेट कमेटी। एस्टिमेट कमेटी क्या है, ये एक पार्लियामेंट की ही बॉडी है, यानी कि पार्लियामेंट की मेंबर्स ने ही बनाई हुई एक कमेटी है। और ये कमेटी क्या करती है, जो एस्टिमेट्स होते हैं बजट में, देखिए बजट में रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर की एस्टिमेट बताई जाती है फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, है ना। तो ये जो एस्टिमेट होती है रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर की,
तो ये जो एस्टिमेट कमेटी है इनको रिव्यू करती है, ठीक है। स्पेशली जो एक्सपेंडिचर होती है उसको रिव्यू करती है एंड सजेशन देती है फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि ये आपकी जो एस्टिमेट है वो करेक्ट है कि नहीं, राइट। क्या एस्टिमेट अगर कम है तो वो सजेस्ट करेंगे कि थोड़ा बढ़ाओ, अगर उनको लगता है ज्यादा है तो सजेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा कम करो, ठीक है। तो इस तरह से इनके सजेशन देने के बाद फिर फाइनली एक फॉर्मली बजट प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट को। ओके, देखिए ये जो बजट है ये एंड में किससे अप्रूव कराना है, पार्लियामेंट से ही अप्रूव कराना है, राइट। तो इसलिए एक पार्लियामेंट्री की ही जो कमेटी है, पार्लियामेंट्री की ही एक बॉडी है, अगर उसी से पहले सजेशन ले लिया, उन्हीं को एक बार दिखा दिया कि ऐसा ऐसा हमने बताया है, आप बताओ ठीक है कि नहीं, तो इट बिकम्स ईजियर बाद में अप्रूव होने में, है ना। क्योंकि पार्लियामेंट की ही बॉडी ने यहाँ पे आपको सजेस्ट करके आपने उनका ही सजेशन दिया हुआ है ना। तो इसलिए इनको भी एक बार दिखाया जाता है। देखिए, द बजट डॉक्यूमेंट प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन about the estimated receipts and expenditure for 2 financial year। तो देखिए अब बजट में क्या प्रेजेंट करी जाती है, बजट डॉक्यूमेंट्स, राइट। एंड ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करती है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट एस्टिमेटेड रिसीट्स, यानी कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू कितनी होने वाली है एंड एक्सपेंडिचर कितनी होने वाली है फॉर 2 फाइनेंशियल ईयर। देखिए अभी तक हम कह रहे थे कि अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट बनाई जाती है, तो ये 2 फाइनेंशियल ईयर कहाँ से आया। देखिए अपकमिंग के लिए तो हम बनाते ही है, लेकिन जो करंट फाइनेंशियल ईयर हमारी चल रही है ना, उसकी भी एस्टिमेट हम बजट में पेश करते हैं। देखिए बजट कब बनाया जाता है, 1 फेब को, राइट। एंड देखिए हमारी करंट ईयर कब तक चलेगी, मार्च तक, है ना। तो अभी करंट ईयर खत्म होने में भी 2 महीने अभी बाकी है ना। और मार्च के बाद जो अप्रैल स्टार्ट होगा, इससे फिर हमारा जो नया फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट होगा, राइट। तो देखिए ये अप्रैल से स्टार्ट होने वाली फाइनेंशियल ईयर के लिए तो हम बनाते ही है, बजट इसी पर्पस के लिए होता है कि अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर का एस्टिमेट बताया जाए, राइट। लेकिन जो ये 2 मंथ रिमेनिंग है ना करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो इनकी भी एस्टिमेट बजट में बताई जाती है, ठीक है। तो करंट ईयर की भी एस्टिमेट बताई जाएगी एंड जो अपकमिंग ईयर है इसकी भी एस्टिमेट बजट में बताई जाएगी, ठीक है। ओके, तो इस तरह से 2 फाइनेंशियल ईयर की एस्टिमेट यहाँ पे बताई जाएंगे, ठीक है। ओके, अब देखते हैं द टाइप ऑफ एस्टिमेट्स इन बजट डॉक्यूमेंट। देखिए पहले तो आपका आता है बजट एस्टिमेट। दीज आर प्रोजेक्शंस ऑफ द रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर फॉर द करंट एंड अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। तो जैसा हमने कहा जो करंट आपकी रनिंग ईयर है उसकी भी अब टोटल एस्टिमेट कितनी हुई, कंसिडरिंग द 2 मंथ्स जो अभी रिमेनिंग है, ठीक है। तो ये 2 मंथ्स को भी कंसिडर करते हुए अब करंट ईयर की भी हमारी टोटल एक्सपेंडिचर कितनी होगी एंड टोटल रेवेन्यू कितनी होगी वो भी बजट में बताई जाएगी। एंड जो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर है इसकी भी कितने होने वाली है, कितना हमारी एस्टिमेट है कि कितनी रेवेन्यू आएगी, कितने एक्सपेंडिचर होगी, वो भी बताई जाएगी बजट में, ठीक है। अब इसके अलावा बजट में रिवाइज्ड एस्टिमेट भी होती है। रिवाइज्ड एस्टिमेट क्या होती है, देखिए दीज प्रोवाइड अपडेट्स ऑन करंट ईयर्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन एक्चुअल डेटा कलेक्टेड। अब देखिए पिछले साल जब गवर्नमेंट ने बजट बनाई थी, पिछले साल भी फेब में बनाई थी, राइट। तो पिछले साल की अपकमिंग ईयर है, यानी कि अभी जो हमारी करंट ईयर है, तो इसकी प्रोजेक्शन बताई होगी तब, है ना। अब देखिए अब करंट ईयर अभी खत्म होने वाला है, देखिए अभी दोबारा फेब आ गया है, राइट। ये फेब 2024 में बनाई थी, अभी फेब 2025 है और मार्च में जाके अभी आपकी करंट ईयर खत्म हो जाएगी, है ना। तो देखिए जब 2024 में आपने ये साल की प्रोजेक्शन बताई थी तो आपने एस्टिमेट ही बताई होगी, राइट। अब देखिए लेट्स से जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है आपने एस्टिमेट किया था कि ये 100 लाख खर्चा करेंगी, लेकिन फरवरी 2025 आते आते आपने देख लिया कि ऑलरेडी 150 लाख तो खर्चा हो चुकी है। तो आपकी साल भर की एस्टिमेट थी 100 लाख, लेकिन एक्चुअल में 150 लाख खर्चा हो चुकी है। अब जो रिमेनिंग 2 मंथ है उसमें ऑब्वियसली अब 100 लाख से ज्यादा ही होगी ओवरऑल, राइट। क्योंकि देखिए फेब तक ही 150 हो गई है, तो फेब और मार्च 2 महीने अभी पूरा बचा है, तो इसमें ऑब्वियसली जो आपकी एस्टिमेट है इससे यहाँ पे ज्यादा खर्चा होने वाली है। तो इस तरह से अब एक्चुअल डेटा के बेसिस में आप क्या करोगे, जो पिछले साल में एस्टिमेट बनाई थी उसको अब आप रिवाइज करोगे, तो इसको हम कहते हैं रिवाइज एस्टिमेट, ठीक है। जो पिछले साल की बजट में आपने अनाउंस करी थी, राइट, जो प्रोजेक्शंस बनाई थी, अब शायद वो एक्चुअल डेटा से मैच ना करे, करंट एक्चुअल डेटा से, है ना। तो अगर मैच ना करे तो आपको रिवाइज एस्टिमेट बनानी पड़ेंगी बेस्ड ऑन द एक्चुअल डेटा कलेक्टेड, ओके।
अब इसके अलावा एक्चुअल्स भी पेश करी जाती है बजट में। देखिए एक्चुअल्स क्या है, दिस रिफर्स टू द रियल फिगर फ्रॉम द ईयर प्रायर टू करेंट ईयर प्रोवाइडिंग अ हिस्टोरिकल रेफरेंस। तो देखिए अब यहाँ पे ना 3 इयर्स यहाँ पे आ गए। देखिए एक तो अपकमिंग ईयर राइट, जिसके लिए आप बजट बनाते हो राइट, दूसरा आपका करंट ईयर जो खत्म होने वाला है और जिसकी भी आपको एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू की एस्टिमेट बतानी है। अब इसके अलावा जो ईयर प्रायर टू करंट ईयर होता है ना, जिसको हम प्रायर ईयर भी कहते हैं, इसकी भी एक्चुअल फिगर, हिस्टोरिकल फिगर। अब देखिए प्रायर ईयर तो खत्म हो चुका है, इसके तो हमारे पास सारे एक्चुअल डेटा आ चुके हैं राइट। तो देखिए इसके एक्चुअल डेटा भी बजट में मेंशन करी जाएंगे एंड ये जो प्रायर ईयर के एक्चुअल डेटा है करंट ईयर के डेटा के साथ कंपेयर की जाएगी। तो ये कंपैरिजन पर्पस के लिए, एक रेफरेंस के लिए प्रायर ईयर की डेटा भी ली जाती है कि देखिए पिछले साल इतना खर्चा हुआ था, इस साल इतना हुआ, पिछले साल आपने इतना रेवेन्यू बनाया था, इस साल इतना बनाया है। तो इस तरह से कंपेयर करके बताने के लिए प्रायर ईयर की डेटा भी लेके देखिए ऑल टुगेदर 3 फाइनेंशियल ईयर की डेटा बजट में यहाँ पे बताई जाएगी। ठीक है, जो एस्टिमेट्स है वो तो 2 फाइनेंशियल ईयर की ही होगी, करंट एंड अपकमिंग की। जो प्रायर ईयर है इसकी एस्टिमेट नहीं होगी, इसकी तो एक्चुअल डेटा होगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक्चुअल डेटा है तो हमें एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं, गेस करने की जरूरत नहीं राइट, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक्चुअल डेटा है। जो एस्टिमेट है वो करंट ईयर के लिए होंगी, क्योंकि करंट ईयर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, 2 मंथ अभी भी बाकी है राइट, तो उसकी यहाँ पे एस्टिमेट होगी। एंड अपकमिंग ईयर तो पूरा ही बाकी है, तो इसकी भी एस्टिमेट करी जाएगी। So I hope you've understood the types of estimates as well. Okay, now the next step is budget speech. देखिए जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करती है तो साथ साथ में वो स्पीच भी देती है ना, आपने टीवी में भी देखा होगा, वो स्पीच देते हुए बजट प्रेजेंट करती है। तो स्पीच इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बजट प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो चलिए स्पीच के बारे में पढ़ते हैं। द बजट स्पीच इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ द बजट presentation. It serves as a policy document that outlines the government's proposed policies and programs for the upcoming year. तो स्पीच में ये क्या बताती है, देखिए ये गवर्नमेंट की जो प्रपोज पॉलिसीज है एंड प्रोग्राम्स है आने वाले सालों के लिए, तो वो ये स्पीच में बताती है। ठीक है, स्पीच रिटन फॉर्म में भी होता है एंड वही रिटन जो स्पीच है ये देख देख के वहां पे पढ़ती है पार्लियामेंट में जाके। ठीक है, ओके। द फाइनेंस मिनिस्टर delivers this speech during the presentation of the budget in the Lok Sabha, यानी कि लोकसभा यानी कि लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में बजट प्रेजेंट किया जाता है एंड वहीं पे ये स्पीच भी पढ़ा जाता है। ओके, नाउ द स्पीच इज टिपिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पार्ट ए में क्या होता है, दिस सेक्शन डिस्कसेस द करंट मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रेजेंट्स द बजट एस्टिमेट्स फॉर द next financial year. The finance minister outlines the total fund expected to be raised through taxes or borrowing and indicate how these funds will be allocated across different sectors and new schemes. तो देखिए पार्ट ए में क्या करा जाता है, ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन देश की वो प्रेजेंट करी जाती है एंड गवर्नमेंट टोटल में कितना रेवेन्यू रेज करेगी अपकमिंग ईयर में, एंड ये जो टोटल रेवेन्यू है ये किस किस सेक्टर पे कितना कितना खर्चा करेंगी, तो वो यहाँ पे ओवरऑल बताया जाता है। एंड एक पार्ट बी भी होता है स्पीच का, तो पार्ट बी में क्या बताया जाता है, देखिए दिस पार्ट हाईलाइट्स द गवर्नमेंट्स अचीवमेंट इन वेरियस डेवलपमेंट एरियाज, गवर्नमेंट ने क्या क्या अचीव किया वो बताई जाएगी। डिस्कसेस द डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर पॉलिसीज, फ्यूचर पॉलिसीज किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, गवर्नमेंट का एम क्या है, and details proposed changes to the tax system for the upcoming year. And आने वाले साल में हम टैक्स में क्या क्या चेंज लेके आ रहे हैं, तो वो भी पार्ट बी में बताया जाता है। देखिए आपके जो पेरेंट्स है वो इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं ना, कि टैक्स में क्या चेंज लेके आ रहे हैं, क्या रिलीफ लेके आ रहे हैं, क्योंकि देखिए जो हमारी जेब से कटता है वो टैक्स ही होता है ना, तो इसलिए हमें ये पार्ट बी में ज्यादा इंटरेस्ट अक्सर रहता है। तो इस तरह से देखिए जो स्पीच है वो 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करी जाती है। तो बजट स्पीच भी आई होप आपको समझ आ गया होगा। कौन देता है, फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि यही बजट को प्रेजेंट करते हैं तो यही फिर स्पीच भी देंगे। ठीक है, स्पीच कहाँ पे दी जाती है, लोकसभा पे यानी कि लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में दी जाती है। ओके, तो देखिए अब जब
फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रेजेंट करती है तो वो कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी प्रेजेंट करती है, राइट। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये बजट के साथ जो प्रेजेंट करी जाती है इनको हम बजट डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बजट के टाइम पेश करी जाती है उनको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, इन एडिशन टू द फाइनेंस मिनिस्टर्स बजट स्पीच सेवरल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आर प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है एक एक करके देखते हैं। देखिए, नाउ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट इज योर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, ये डॉक्यूमेंट का मेंशन तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी करा है कि ये तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करना पड़ेगा, राइट। तो ये डॉक्यूमेंट तो यहाँ पे जरूर प्रेजेंट करी जाती है। तो देखिए, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली क्या है? द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिटेल्स द गवर्नमेंट रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर इन 3 पार्ट। तो देखिए, बेसिकली ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट की जो रिसीट है एंड एक्सपेंडिचर है उसको डिटेल में यहाँ पे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंशन करा होता है कि कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट की रेवेन्यू आ रही है एंड कहाँ कहाँ पे खर्चा हो रहे हैं, कौन से सेक्टर में कितना खर्चा हो रहा है, राइट, कौन से मिनिस्ट्री पे कितना जा रहा है। तो इस तरह से डिटेल में यहाँ पे ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मेंशन होता है। एंड ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये 3 पार्ट्स में बनाते हैं। देखिए क्या क्या है 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज द कंसोलिडेटेड फंड, सेकेंड इज द कॉन्टिजेंसी फंड एंड थर्ड इज द पब्लिक अकाउंट। देखिए, ये तीनों ही अलग अलग फंड है गवर्नमेंट की एंड ये अलग अलग फंड के लिए एनुअल स्टेटमेंट में इनकी जो रिसीट एंड एक्सपेंडिचर है ये अलग अलग फंड की, तो इनको अलग से बनाया जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, पहले बात करते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की। देखिए, दिस इज द मेन फंड वेयर ऑल गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड। देखिए, कंसोलिडेटेड जो फंड है ये तो गवर्नमेंट का मेन फंड है, गवर्नमेंट की जो सारी रेवेन्यू आती है वो यही फंड में आती है एंड जो गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं वो भी यही फंड से करी जाती है। तो ये फंड का डिटेल में रिसीट एंड एक्सपेंडिचर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनाना बहुत जरूरी है एंड बनाई भी जाती है, बहुत डिटेल में बनाई जाती है। ठीक है, अब इसके अलावा गवर्नमेंट की एक और फंड है जिसे हम कॉन्टिजेंसी फंड कहते हैं। ये वो फंड है जो गवर्नमेंट कॉन्टिजेंसी टाइम पे ही यूज करता है। कॉन्टिजेंसी यानी कि कोई इमरजेंसी आ गया, कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो गई देश में, राइट, कोई अनहोनी हो गया, तो ऐसे टाइम में कॉन्टिजेंसी फंड का यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए, द फंड इज यूज्ड फॉर इमरजेंसीज एंड इज केप्ट एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट। और ये फंड यूज करने का परमिशन कौन देता है? ये प्रेसिडेंट देती है। तो ऐसे कॉन्टिजेंसी सिचुएशन में ही ये फंड यूज होता है। तो देखिए, ये फंड में भी कितनी रेवेन्यू है एंड कितने एक्सपेंसेस हुई है, होने वाली या फिर फ्यूचर में हो सकती है, कितना आपने प्रोविजन बनाया है, तो वो सारा भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलग से डिटेल में बताई जाएंगे। एंड थर्ड अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट इज द पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट में क्या होता है? देखिए, दिस इंक्लूड्स द फंड दैट गवर्नमेंट होल्ड्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स सच एज द प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट। देखिए, पब्लिक अकाउंट ये ऐसा फंड है जो गवर्नमेंट के पास होता है, गवर्नमेंट इसकी खाता होल्ड करके रखता है, लेकिन इसके जो पैसे है ना वो गवर्नमेंट के नहीं होती, वो पब्लिक की ही होती है। ठीक है, जैसे कि प्रोविडेंट फंड की अगर हम बात करें तो प्रोविडेंट फंड आप भी पे करते हो, जैसे आप तो स्टूडेंट हो आप नहीं करते, लेकिन जो एम्प्लॉयड होते हैं वो लोग प्रोविडेंट फंड पे करते हैं, राइट, जैसे मैं भी करती हूँ। तो मेरा ये फंड कहाँ पे, मेरा जो पैसा प्रोविडेंट फंड का वो कहाँ जाता है? वो गवर्नमेंट के अकाउंट में कलेक्ट होता है, लेकिन गवर्नमेंट ये पैसे को यूज नहीं कर सकता, वो बस एज अ सेफ कीपिंग रख देता है मेरे लिए कि फ्यूचर में मैं ये फंड से विड्रॉ कर पाऊँ। जब मैं अपना नौकरी छोड़ दूंगी या जब मैं रिटायर हो जाऊंगी तो तब मैं ये प्रोविडेंट फंड निकाल सकती हूँ प्रोविडेंट फंड अकाउंट से। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के पास होता है अकाउंट, गवर्नमेंट सेफ कीपिंग करके रख देता है मेरा पैसा, लेकिन खुद इसको यूज नहीं करता। तो ये अकाउंट है पब्लिक अकाउंट। तो पब्लिक अकाउंट में भी कितना रेवेन्यू है, ठीक है, कितना पैसा कलेक्ट हुआ है, ठीक है, तो ये भी डिटेल में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मेंशन करना जरूरी है। तो पब्लिक अकाउंट का अलग से डिटेल बनाए जाएंगे। तो इस तरह से 3 अलग डिटेल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बनाए जाएंगे। ठीक है, ओके, नाउ अनदर डॉक्यूमेंट जो प्रेजेंट की जाती है बजट में, दैट इज डिमांड फॉर ग्रांट। दीज आर द रिक्वेस्ट फ्रॉम वेरियस मिनिस्ट्रीज फॉर द फंड्स दे नीड। देखिए, वेरियस मिनिस्ट्रीज को सर्क्यूलर भेजा था एंड उनसे पूछा गया था कि आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है, राइट। तो वही रिक्वायरमेंट को हम क्या कहते हैं? डिमांड फॉर ग्रांट्स।
कि ईच पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ने कितना डिमांड किया है, उन्होंने कितना ग्रांट मांगा है फ्रॉम द बजट, ठीक है। तो वो होता है डिमांड फॉर ग्रांट। सो सब मिनिस्ट्री की यहाँ पे जो डिमांड है उसको भी प्रेजेंट की जाएगी एक डॉक्यूमेंट, तो वो डॉक्यूमेंट को हम कहेंगे डिमांड फॉर ग्रांट। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो पेश की जाएगी दैट इज द फाइनेंस बिल। दिस आउटलाइंस चेंजेस टू टैक्स लॉज एंड इज एसेंशियल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द बजट। तो फाइनेंस बिल में क्या लिखी जाती है, जो टैक्स लॉ में गवर्नमेंट चेंज करने की सोच रही है तो वो फाइनेंस बिल में लिखी जाती है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अब इसके अलावा देयर आर सर्टन स्टेटमेंट्स या फिर डॉक्यूमेंट्स which is mandated under the FRBM Act. FRBM Act is the Fiscal Responsibility and Budget Management Act. ये एक्ट के बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं, ये एक्चुअली हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। ये जो एक्ट है ये देखिए बजट मैनेज करने के लिए एंड फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट जो अपनी फिजिकल रोल है वो अच्छी तरह से निभाए, तो इसी पर्पस के लिए ये एक्ट बनी हुई है, ठीक है। और डिटेल में हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर अगले यूनिट में, लेकिन अभी के लिए बस आप इतना समझ लो। तो ये जो एक्ट है ना ये भी सर्टेन डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी करा देता है कि दीज आर द सर्टेन डॉक्यूमेंट्स आपको बजट में, जो फाइनेंस मिनिस्टर को बजट में पेश करना ही चाहिए। सो व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स मैंडेटेड बाय FRBM एक्ट? देखिए, द फर्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। तो ये डॉक्यूमेंट क्या है? इट इज अ रिपोर्ट ऑन द कंट्रीज इकोनॉमिक आउटलुक। तो कंट्री की अभी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेट क्या है, राइट? जो की मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं ना, जैसे कि GDP क्या है कंट्री की, इन्फ्लेशन कहाँ पे है, राइट? तो ये सारी चीजें, एंड अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हाल है ना, तो ये सारे ये मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, की इंडिकेटर्स है मैक्रो इकोनॉमिक के, राइट? तो ये सारे इंडिकेटर्स जो है ये रिपोर्ट में पेश की जाती है, इसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। सो ये स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी है अंडर द FRBM एक्ट। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट है दैट इज मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट। अब इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी गोल्स है या एम्स है वो मेंशन करी जाती है कि गवर्नमेंट को, देखिए क्या होता है ना, अक्सर जो गवर्नमेंट है वो अक्सर डेफिसिट में रन कर रही होती है। डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि जब गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है इफ इट इज ग्रेटर देन रेवेन्यू तो उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट को डेफिसिट हुआ है, ठीक है। अब गवर्नमेंट का एम क्या होता है ना हमेशा कि जो ये डेफिसिट है इसको कम से कम करे। तो मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट पे यही गोल बताई जाती है कि गवर्नमेंट कितने से डेफिसिट को कम करेगा इन द अपकमिंग ईयर्स, ये मेंशन करी जाती है, एंड क्या क्या वो फिस्कल पॉलिसी अपनाएगा टू रिड्यूस द डेफिसिट। एंड अब देखिए अगर डेफिसिट ज्यादा है, अब रेवेन्यू इनफ नहीं है तो गवर्नमेंट को फिर बोरो करना पड़ेगा पैसा, राइट? तो बोरोइंग प्लान क्या है, कहाँ से बोरो करना चाह रही है, कैसे बोरो करना चाह रही है, इंटरेस्ट कितना रखना चाह रही है, तो ये सारी चीजें ये मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट में बताई जाती है। तो देखिए दीज आर द टू मेन डॉक्यूमेंट्स which are mandated under the FRBM Act। मेन क्या, बस यही डॉक्यूमेंट है जो इन्होंने मैंडेटरी कर रखी है, ठीक है। देखिए पहले जो ये फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट है ना ये अलग होती थी एंड मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी अलग होती थी, ठीक है, ये अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते थे, लेकिन अब इन दोनों को कंबाइन किया गया है। तो आप कह सकते हो कि अब देयर आर टू डॉक्यूमेंट्स जो मैंडेटरी किया है FRBM एक्ट ने, या फिर आप अगर इसको अलग से देखना चाहते हो तो 3 डॉक्यूमेंट्स भी कह सकते हो। अब देखिए अब एग्जाम में इसमें MCQs पूछी भी गई है कि FRBM एक्ट के अंतर्गत कौन कौन से डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, या फिर कौन सा इनमें से कौन सा FRBM के अंतर्गत मैंडेटरी नहीं है। तो आपको ये 3 डॉक्यूमेंट दी जाएंगी एंड एक और डॉक्यूमेंट भी बताई जाएंगी, ठीक है, एक्स्ट्रा। तो आपको पता लगाना है कि कौन सा मैंडेटरी नहीं। तो ये 3 तो मैंडेटरी है, राइट? तो जो एडिशनल डॉक्यूमेंट ऑप्शन में दिया हुआ है आपको वो आइडेंटिफाई करना है, दैट इज नॉट मैंडेटरी अंडर द FRBM एक्ट। ओके तो देखिए इनके अलावा देर आर 9 अदर एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट्स दैट सपोर्ट द मैंडेटेड डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारी जो मैंडेटेड डॉक्यूमेंट्स है इनके अलावा 9 अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी पार्लियामेंट में पेश की जाती है जो एक्सप्लेनेटरी रूप में होते हैं, यानी कि जो ये डॉक्यूमेंट्स के पॉइंट्स है उसको ही
एक्सप्लेन करने के लिए वो डॉक्यूमेंट्स बनाई होती है। सो दीज वर ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो पार्लियामेंट में पेश करना है। ओके, अब बजट डॉक्यूमेंट के अलावा अगर गवर्नमेंट की कुछ स्पेशल एक्सपेंडिचर है तो वो स्पेशल एक्सपेंडिचर को भी बजट में मेंशन करना चाहिए सेपरेटली, ठीक है। अब देखिए, जो स्पेशल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट हर बार मेंशन करती है दैट इज चार्ज एक्सपेंडिचर। चार्ज एक्सपेंडिचर क्या है? देखिए, सर्टेन एक्सपेंडिचर सच एज द सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट एंड जजेस आर क्लासिफाइड एज charged on the consolidated fund of India. These expenditure do not require parliamentary approval and are indicated separately in the budget. देखिए, वैसे तो जो भी एक्सपेंडिचर बजट में मेंशन करी गई है उसके लिए पहले अप्रूवल लेना पड़ता है पार्लियामेंट से, ठीक है। तो जब तक अप्रूवल आप नहीं लेते पार्लियामेंट से तब तक गवर्नमेंट ये खर्चा नहीं कर सकती, ओके। लेकिन सर्टन एक्सपेंसेस होती है जैसे कि सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट या फिर जजेस, जिसके लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल लेना जरूरी नहीं है, तो वो खर्चा, वो एक्सपेंस जो है गवर्नमेंट बिना अप्रूवल के भी कर सकते हैं। तो वो ऑलरेडी विदाउट इवन अप्रूविंग फ्रॉम द पार्लियामेंट वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चार्ज कर सकते हैं। देखिए, जो गवर्नमेंट खर्चा कहाँ से करती है, वो कंसोलिडेटेड, ये जो फंड होती है ना, कंसोलिडेटेड फंड, तो इसी फंड से गवर्नमेंट अपना सारा खर्चा करती है, ठीक है। लेकिन खर्चा करने से पहले यूजुअली अप्रूवल लेना पड़ता है पार्लियामेंट। लेकिन जो ये चार्ज खर्चा है इसके लिए अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती, ये सीधा ही कंसोलिडेटेड फंड में ये खर्चे चार्ज कर सकता है, तो इसलिए इनको चार्ज एक्सपेंडिचर बोली जाती है। तो जो भी ये चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं ना, वो बजट में लिखना पड़ता है, इनको सेपरेटली इंडिकेट करना पड़ता है बजट में कि ये सारे चार्ज एक्सपेंडिचर है जो हम करेंगे और इसके लिए हमें अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से बजट में क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, ओके। नाउ द लास्ट पॉइंट रिगार्डिंग द इलेक्शन, रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस इज द इलेक्शन ईयर कन्वेंशन। तो देखिए, अभी तक जो हम बजट प्रोसेस पढ़ रहे थे तो ये नॉर्मल ईयर के लिए हम पढ़ रहे थे, ठीक है। अब इलेक्शन ईयर में थोड़ा सा क्या अलग होता है कि इलेक्शन ईयर में जो बजट है वो 2 टाइम्स पेश की जाती है पार्लियामेंट के सामने। क्योंकि देखिए, 2 बारी क्यों पेश किया जाता है? क्योंकि देखिए, हमने कहा है कि यूजुअली जो बजट है वो 1 फरवरी को पेश की जाती है ना। अब इलेक्शन ईयर में क्या होता है कि जो आने वाले ईयर है उसके जुलाई तक एक नया गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी, राइट। तो जो ओल्ड गवर्नमेंट है वो अप्रैल से लेके जुलाई तक ही काम कर पाएंगी, जुलाई के बाद नया गवर्नमेंट फॉर्म होगा, राइट। एंड जो रिमेनिंग ईयर मार्च तक दूसरा गवर्नमेंट काम करती है, राइट। देखिए, अप्रैल से लेके जुलाई तक एक ओल्ड गवर्नमेंट होती है एंड जुलाई से लेके मार्च में न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होती है एंड न्यू गवर्नमेंट काम करती है। तो देखिए, जो 1 फेब में बजट प्रेजेंट होता है ना, वो सिर्फ ये पीरियड के लिए होता है, अप्रैल से लेके जुलाई तक, जब तक ओल्ड गवर्नमेंट पावर में रहेगी तब तक के लिए ये बजट बनाई जाती है। एंड जुलाई में जब न्यू गवर्नमेंट आती है तो वो दोबारा से बजट बनाती है फॉर द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ईयर। तो इस तरह से इलेक्शन ईयर में 2 बारी बजट प्रेजेंट होती है, 1 बाय द ओल्ड गवर्नमेंट एंड 1 बाय द न्यू गवर्नमेंट, ओके। तो देखिए, presentation in an election year. In an election year, it is common for the budget to be presented twice. In February, before the election, the government presents an interim budget, also referred to as vote on account. ठीक है, तो जो फरवरी में प्रेजेंट होती है उसको यहाँ पे इंटरिम बजट कहा जाता है, क्योंकि ये बस द नेक्स्ट फ्यू मंथ के लिए ही ये बजट बनाई जाती है, ठीक है। इसको हम वोट ऑन अकाउंट भी कहते हैं। This interim budget covers essential expenditure for a limited period, typically until the end of June or until the new government is formed. तो ये बेसिकली गवर्नमेंट के खर्चे बताती है until the new government is formed, ठीक है। तो उस लिमिटेड पीरियड के लिए यहाँ पे खर्चे बताई जाती है। Once the new government is elected and takes office, it presents the full budget for the remaining fiscal year, okay. This full budget session typically happens in July or August after the new parliament convenes.
तो जब इलेक्शन कंप्लीट हो जाता है, न्यू पार्लियामेंट बन जाती है, तो उसके बाद जुलाई या फिर अगस्त में जो फुल बजट है वो पेश करी जाती है। तो पहले इंटरिम बजट होती है, देन फुल बजट होती है। तो इलेक्शन ईयर में इस तरह से 2 बारी बजट पेश की जाती है। सो आई होप यू आर वेरी क्लियर अप टू दिस, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस जो है वो यहीं पे खत्म हो जाती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में हमने क्या देखा कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो किस तरह से बजट प्रिपेयर करती है एंड किस तरह से प्रेजेंट करती है। तो ये 2 चीजें हमने देखी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लेजिस्लेटिव प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, यानी कि अब बजट किस तरह से अप्रूव होती है फ्रॉम द पार्लियामेंट, अब वो वाला पूरा प्रोसेस शुरू होगा। ठीक है, तो चलिए ओके। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ एक्टिविटी जो बजट प्रोसेस में करी जाती है दैट इज लेजिस्लेशन प्रोसेस, राइट। लेजिस्लेशन प्रोसेस बेसिकली होता है कि जो लेजिस्लेटिव बॉडी है कंट्री की, यानी कि जो हमारी पार्लियामेंट है, वो बजट को किस तरह से अप्रूव करती है, वो पूरा प्रोसेस लेजिस्लेशन प्रोसेस में आता है। तो चलिए इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं हम एक बार देख लेते हैं। ओके, सो लेजिस्लेटिव जो प्रोसेस है, लेजिस्लेशन प्रोसेस, इट स्टार्ट्स विद द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। देखिए, द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स द बजट इन द लोकसभा टिपिकली ऑन February 1st। तो देखिए फाइनेंस मिनिस्टर कहाँ पे बजट पेश करती है, पार्लियामेंट में भी, लोकसभा पे, यानी कि जो लोअर हाउस है, ठीक है, लोअर हाउस है, यहाँ पे बजट पेश करती है ऑन 1st February। ऑन द सेम डे द बजट इज लेड बिफोर द राज्यसभा एज वेल, दो नो वोटिंग अकर्स डे। अब इसी दिन में राज्यसभा के सामने भी बजट पेश करी जाएगी, लेकिन क्या है ना, जो राज्यसभा है उसके पास कोई वोटिंग पावर नहीं होता बजट को लेके। जो वोटिंग पावर होता है ना, वो सिर्फ लोकसभा को ही होता है, यानी कि लोकसभा ही अप्रूव कर सकती है बजट या चेंज कर सकती है। राज्यसभा क्या कर सकती है, ये बस एडवाइस दे सकती है, ठीक है। तो राज्यसभा बस एक एडवाइसरी रोल प्ले कर सकती है, लेकिन जो अप्रूव या रिजेक्ट करने का पावर या मॉडिफाई करने का पावर है वो लोकसभा के पास होती है। तो देखिए 1st February को इन दोनों के सामने ही बजट को प्रेजेंट करी जाती है। अब उसके बाद क्या होता है, जनरल डिस्कशन होता है लोकसभा में। देखिए, द बजट इज डिस्कस्ड इन 2 stages इन द लोकसभा। फर्स्ट, अ जनरल डिस्कशन ऑन द बजट्स ओवरऑल प्रपोजल्स टेक प्लेस इन द लोकसभा। देखिए, अब 2 stages में डिस्कशन होती है। पहले स्टेज में क्या होता है, जनरल डिस्कशन होती है बजट की ओवरऑल प्रपोजल में, ठीक है। ड्यूरिंग दिस फेज members of the Lok Sabha discussed broad fiscal policies, economic priorities, general allocation without diving into specific ministries or department। तो देखिए ये फर्स्ट फेज में एक जनरल डिस्कशन हुआ जाता है बजट में, डिस्कशन रिगार्डिंग द ब्रॉड फिस्कल पॉलिसीज कि क्या क्या फिस्कल पॉलिसीज गवर्नमेंट लेके आ रही है, राइट। जनरल एलोकेशन कि किस तरह से जनरली एलोकेट किया जा रहा है, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज क्या है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स के अंदर नहीं घुसी जाती, ठीक है, कि एक एक मिनिस्ट्री को पकड़ के देख रहे हैं कि कितना इनको दिया या एक एक डिपार्टमेंट को, तो ये फर्स्ट फेज में नहीं करी जाती। सिर्फ ओवरऑल जो ब्रॉड चीजें हैं ना बजट में, जो ब्रॉड पॉलिसीज है या इकोनॉमिक प्रायोरिटीज है, उन्हीं में यहाँ पे डिस्कशन होती है, ठीक है। ओके, अब एक बार जनरल डिस्कशन हो गई लोकसभा में, तो लोकसभा को अब थोड़ी देर के लिए एडजर्न करी जाती है, यानी कि इनको ब्रेक दिया जाता है थोड़ी टाइम के लिए, फॉर अ सेट पीरियड, ठीक है। एंड ये पीरियड में स्टैंडिंग कमेटी को काम दिया जाता है कि आप जो बजट है उसको डिटेल में रिव्यू करो। देखिए जनरली तो हमने देख लिया, हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन अब डिटेल में भी तो बजट को देखना पड़ेगा ना, तो ये डिटेल में देखने का काम स्टैंडिंग कमेटी को दिया जाता है। देखिए स्टैंडिंग कमेटी एक पार्लियामेंट की ही कमेटी होती है, ठीक है, जो डिटेल में बजट को अब चेक करेंगी। देखिए, आफ्टर द जनरल डिस्कशन द लोकसभा इज adjourned फॉर अ सेट पीरियड। दिस ब्रेक अलाउज स्टैंडिंग कमिटीज विच आर स्पेशल कमिटीज विद इन पार्लियामेंट। तो ये पार्लियामेंट की ही कमेटी है, ठीक है, विद इन पार्लियामेंट ये कमेटी बनाई जाती है। तो ये कमेटी क्या करेगी, ये रिव्यू करेगी स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बजट मोर क्लोजली, थोड़ा ज्यादा डिटेल में रिव्यू करेगी।
स्पेशली द डिमांड फॉर ग्रांट्स फ्रॉम ईच मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट। तो ईच मिनिस्ट्री या ईच डिपार्टमेंट ने कितनी डिमांड करी है, राइट, हाउ मच ग्रांट दे हैव डिमांडेड फ्रॉम द बजट, तो ये डिटेल में यहाँ पे रिव्यू करी जाती है। देखिए, ईच मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट prepares a detailed list of expected expenses called the demand for grants which are reviewed and reported on by these committees। देखिए, बजट में जो है वो ईच मिनिस्ट्री या ईच डिपार्टमेंट की जो ग्रांट है या फिर उनकी जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस है वो लिस्ट आउट करी गई होती है, राइट। तो इनकी जो ग्रांट है उनको डिटेल में रिव्यू करेंगी कौन, स्टैंडिंग कमिटी, एंड रिव्यू करने के बाद रिपोर्ट बनाएगी स्टैंडिंग कमिटी, ठीक है। एंड ये रिपोर्ट वापस से पार्लियामेंट को पेश किया जाएगा। एंड एक बार ये रिपोर्ट पेश किया गया ना, उसके बाद दोबारा पार्लियामेंट को बुलाया जाएगा एंड दोबारा फिर डिस्कशन होगी, जो सेकेंड फेज ऑफ डिस्कशन होगी, ठीक है। तो देखिए, डिटेल्ड डिस्कशन ऑन वोटिंग एंड डिमांड फॉर ग्रांट, तो ये सेकेंड फेज की डिस्कशन अब यहाँ पे शुरू होगी। देखिए, once the standing committees have submitted their reports, the लोक सभा रिकन्वेंस, यानी कि दोबारा लोकसभा गैदर हो जाती है, मीटिंग स्टार्ट करती है, ठीक है, टू कंडक्ट अ डिटेल्ड डिस्कशन एंड वोटिंग ऑन दिस डिमांड फॉर ग्रांट्स मिनिस्ट्री बाय मिनिस्ट्री। तो फिर देखिए इसके बाद क्या होता है, अब एक एक मिनिस्ट्री को उठाई जाती है एंड इनकी क्या ग्रांट है उस पर डिटेल में डिस्कशन होता है एंड वोटिंग भी होती है कि क्या ये ग्रांट को अप्रूव, मतलब कौन कौन इसको अप्रूव कर रहा है, कौन कौन चाह रहा है मॉडिफाई हो, कौन कौन रिजेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से डिटेल में यहाँ पे एक एक मिनिस्ट्री पे वोटिंग की जाती है, ठीक है। द लोकसभा हैज पावर टू अप्रूव, रिजेक्ट और रिड्यूस एनी ग्रांट रिक्वेस्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री की जो ग्रांट है उसको अप्रूव भी कर सकता है लोकसभा, रिजेक्ट भी कर सकता है या फिर रिड्यूस भी कर सकता है, जितना उन्होंने मांगा है उससे कम अप्रूवल भी दे सकता है, ठीक है। द राज्यसभा पार्टिसिपेट्स इन द जनरल डिस्कशन ओनली एंड कैन नॉट वोट ऑन दीज डिमांड। तो अगेन देखिए, राज्यसभा ये डिस्कशन में पार्ट ले सकता है, अपना सजेशन एडवाइस दे सकता है, लेकिन वोटिंग का पार्ट राज्यसभा नहीं होता है, राज्यसभा के पास वोट करने का यहाँ पे पावर नहीं होता, ठीक है। ये सिर्फ एक एडवाइजरी रोल ही प्ले कर सकता है। Okay, now the next step in the legislative process is the guillotine process, which is the end of demand for grant stage। देखिए, अब लोकसभा में क्या हो रहा है कि जो ग्रांट की डिमांड है फ्रॉम वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, तो एक एक ग्रांट को उठाया जा रहा है एंड इसमें डिटेल में डिस्कशन हुआ जा रहा है, राइट, कि क्या ये ग्रांट सही है, अमाउंट को इंक्रीज करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, अप्रूव, रिजेक्ट, तो ये डिटेल में डिस्कशन हो रहा है। लेकिन देखिए, बहुत सारे ग्रांट्स होते हैं, क्योंकि मिनिस्ट्रीज बहुत सारे, कोऑपरेटिव के डिपार्टमेंट बहुत सारे, प्रोजेक्ट्स बहुत सारे, तो सारे ग्रांट को एक एक करके डिस्कस करना ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। एंड बजट जो है ये हमें 2 मंथ के अंदर बजट को अप्रूव भी करना है, राइट, क्योंकि 2 मंथ में नया साल शुरू हो जाएगा और नया साल शुरू होने से पहले बजट पूरी तरह से अप्रूव होनी चाहिए। तो इसलिए क्या होता है कि जो ये डिस्कशन है ना, इसकी भी एक लास्ट डेट दी जाती है कि आपकी जो डिस्कशन है आप ये लास्ट डेट तक ही कर सकते हो, इसके बाद जो ग्रांट है उस पर आपको फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा। अब लास्ट डेट में क्या दिखता है पार्लियामेंट में कि अभी भी कई सारे ग्रांट्स है जिनमें बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं हुई है, जिनमें डिस्कशन शुरू भी नहीं हुई है। तो अब इन ग्रांट का क्या करें, तो इन ग्रांट को क्या करते हैं, सीधा ही वोट पे लगा देते हैं। जो भी आउटस्टैंडिंग ग्रांट्स रहते हैं इनको सीधा उठा के वोटिंग पे लगा देते हैं, चलो फटाफट से बताओ अप्रूव की रिजेक्टेड, ठीक है। तो इस तरह से जो आउटस्टैंडिंग ग्रांट्स है वो भी लास्ट डे में टाइमली अप्रूव हो जाएगी। तो ये टाइमली अप्रूव कराने के लिए गिलेटिन प्रोसेस को इन्वॉल्व किया जाता है कि फटाफट से अब जो भी रिमेनिंग ग्रांट्स है उनको फटाफट से अप्रूव करो, ठीक है। देखिए, ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स on the last day allotted for demand discussion, the Speaker of the Lok Sabha may invoke the guillotine। तो लास्ट डेट पे जो लास्ट डेट अलॉट किया है ग्रांट डिस्कशन के लिए, तो उस दिन में ये गिलोटिन प्रोसेस जो है वो इन्वोक किया जा सकता है। थ्रू दिस ऑल आउटस्टैंडिंग डिमांड फॉर ग्रांट्स आर पुट टू अ वोट साइमल्टेनियसली विदाउट फर्दर डिस्कशन, ठीक है, इंश्योरिंग द बजट प्रोसेस स्टेज ऑन शेड्यूल। तो यहाँ पे क्या करी जाती है,
जो आउटस्टैंडिंग डिमांड है सबको वोटिंग पे लगा देते हैं विदाउट फर्दर डिस्कशन, ताकि जो आपकी बजट प्रोसेस है वो आपकी शेड्यूल में रहे, डिले ना हो। ओके ओके अब देखिए, तो अब ये स्टेज में क्या हुआ, सारे जो ग्रांट्स थे उसकी अप्रूवल जो है वो खत्म हो गई। ठीक है, अब एक बार सारी ग्रांट की अप्रूवल हो गई, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज पासिंग ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है ना, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे जो ये फाइनल फिगर्स है ना ग्रांट की, जो अप्रूव फिगर्स है, जो इतने सारे डिस्कशन के बाद जो आपने फाइनल करी है फिगर्स, तो वो फाइनल फिगर्स को अप्रोप्रिएशन बिल में लिखे जाएंगे। तो देखिए ये आपकी फाइनल फिगर्स है, क्या आप सब अग्री करते हो कि ये ग्रांट की फाइनल फिगर होनी चाहिए? तो फिर सब कहते हैं हाँ हाँ हम अग्री करते हैं, डिस्कशन में यही कंक्लूजन आया था। तो सब ये अप्रोप्रिएशन बिल को वोटिंग कर देते हैं कि हाँ यही जो फाइनल फिगर है। ठीक है, एंड एक बार वोटिंग होने के बाद ये अप्रोप्रिएशन बिल क्या बन जाता है, अप्रोप्रिएशन बिल बन जाता है अप्रोप्रिएशन एक्ट। देखिए बिल को अप्रूव करने के बाद बिल बन जाती है एक्ट, एंड जब ये एक्ट बन जाती है तो यही एक्ट के अकॉर्डिंग फिर अगले साल जो अपकमिंग ईयर है उसमें गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर करती है एज पर मेंशन्ड इन द अप्रोप्रिएशन बिल। जिस तरह से अप्रोप्रिएशन बिल में मेंशन करा है कि इस तरह से हम रेवेन्यू उठाएंगे, इतना इतना हम खर्चा करेंगे, इतना इतना ग्रांट देंगे, तो उसी हिसाब से फिर गवर्नमेंट अपना अगले साल काम करती है। ठीक है, ओके तो देखिए, following the approval of the demand for grants, the appropriation bill is introduced in the लोक सभा। एक बार सारे अप्रूवल खत्म हो गए ग्रांट के, फिर अप्रोप्रिएशन बिल को ले आया जाता है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस करी जाती है। This bill legally authorizes the government to withdraw funds from the Consolidated Fund of India to cover expenses approved in the budget। देखिए ये बिल बनाने का मेन पर्पस क्या है कि ये बिल ना एक ऑथराइज करती है, एक लीगल ऑथराइजेशन हो जाता है कि आप अब जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, जो गवर्नमेंट की मेन अकाउंट है जहाँ से गवर्नमेंट अपना खर्चा करती है, राइट, जहाँ पे उसके रेवेन्यू आती है एंड जहाँ से वो खर्चा करती है, तो ये जो बिल है ये ऑथराइज करता है गवर्नमेंट को कि नाउ दे कैन विड्रॉ फंड फ्रॉम दिस अकाउंट, एंड जो भी ग्रांट अप्रूव हुआ है वो ग्रांट के लिए फिर फंड विड्रॉ करके अपने अपने मिनिस्ट्रीज को ये दे सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये लीगल एक चाबी हो जाती है कि अब वंस द अप्रोप्रिएशन बिल इज अप्रूव्ड, आप कंसोलिडेटेड फंड से आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो, एंड जो भी बजट में आपने एक्सपेंस बताया है उसको फिर आप कवर कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए अप्रोप्रिएशन बिल ना जब अप्रूव हो जाता है तब ये बन जाता है एक्ट, जैसा हमने कहा, राइट। अब एक बार एक्ट बन गया फिर आप चेंज नहीं कर सकते कुछ भी। ठीक है, ये फाइनल हो जाता है। तो फिर ये अप्रोप्रिएशन बिल एक्ट होने से पहले ना एक और मौका दिया जाता है लोकसभा को कि अगर उन्हें कोई भी ग्रांट को कम करना है, अगर उनको अभी भी लग रहा है कि सर्टेन मिनिस्ट्रीज की ग्रांट ज्यादा है और हमको कम करना है अभी भी, तो उनके पास एक लास्ट ऑप्शन होता है कम करने का, जिसको हम कहते हैं कट मोशन। ये कट मोशन अगर इस स्टेज में इन्वोक हो गया ना, तो कट मोशन का मतलब होता है कि जो ग्रांट की अमाउंट है उसे कम करो। ठीक है, तो कट मोशन होने के बाद फिर वो ग्रांट थोड़ा सा कम हो जाता है, एंड जो फाइनल फिगर है फिर वो एक्ट में आ जाता है। ठीक है, तो जो कट मोशन के बाद जो फिगर होता है फिर वो एक्ट में डाली जाती है। तो देखिए मेंबर में प्रपोज कट मोशन टू रिड्यूस स्पेसिफिक अमाउंट इनेबलिंग अ लास्ट लेवल रिव्यू बिफोर फंड्स आर एलोकेटेड। तो बिफोर ये एक्ट बन जाती है एंड बिफोर कंसोलिडेटेड फंड से अमाउंट विड्रॉ हो जाती है, तो उससे पहले एक कट मोशन यहाँ पे लगाया जा सकता है। दिस इज द लास्ट लेवल ऑफ रिव्यू प्रोवाइडेड टू द लोकसभा, कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अगर आप अभी कट करना चाहते हो तो अभी कट मोशन चालू करो, क्योंकि इसके बाद तो अब एक्ट बन जाएगी, अब कंसोलिडेटेड फंड से विड्रॉ हो जाएगी और उसके बाद फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट रिसोर्ट प्रोवाइडेड। तो इतना आई होप आपको समझ आ गया, राइट। अप्रोप्रिएशन बिल तक आपको आई होप समझ आ गया होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर पासिंग ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल इज द पासिंग ऑफ द फाइनेंस बिल। देखिए फाइनेंस बिल में क्या होता है, गवर्नमेंट के टैक्स के रिगार्डिंग प्रपोजल्स होती है फॉर द अपकमिंग ईयर, यानी कि गवर्नमेंट किस तरह से रेवेन्यू कलेक्ट करेगा वो फाइनेंस बिल में बताई जाती है। देखिए अप्रोप्रिएशन बिल में क्या होता था कि गवर्नमेंट कितना कितना ग्रांट दे रही है, यानी कि एक्सपेंस कितना होगा गवर्नमेंट का,
वो अप्रोप्रिएशन बिल में बताई जाती है। एंड अप्रोप्रिएशन बिल पहले पास करी जाती है क्योंकि देखिए पहले आपको अपना एक्सपेंस का अंदाजा होना जरूरी है, एंड यही एक्सपेंस के हिसाब से फिर आप रेवेन्यू कलेक्ट करोगे, है ना। आपको एटलीस्ट इतना रेवेन्यू तो कलेक्ट करना चाहिए कि ये आपकी एक्सपेंडिचर मीट हो। तो पहले एक्सपेंडिचर फाइनलाइज करो एंड इसी के बेसिस में आप अपना टैक्स स्ट्रक्चर बनाओगे कि एटलीस्ट आप अपने एक्सपेंस मीट करने के रेवेन्यू तो कलेक्ट कर पाओ। ओके, सो दैट्स वाई पहले अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है एंड बाद में फाइनेंस बिल पास होता है, बिकॉज फाइनेंस बिल हैज टू अलाइन विद द अप्रोप्रिएशन बिल। गवर्नमेंट की जो टैक्स पॉलिसीज है इट शुड अलाइन विद द एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, तो देखिए, once the appropriation bill is passed, the finance bill is taken into consideration in the Lok Sabha to implement the budget's taxation proposals. This bill includes new taxes or changes in existing tax structure and must be passed within 75 days of its introduction. देखिए फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस तो कब करा था, ये तो 1 February में ही इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, जब बजट पेश करी थी तभी इंट्रोड्यूस हुआ था। लेकिन इसका अप्रूवल कब होगा, जब अप्रोप्रिएशन बिल अप्रूव होगा ना तभी अप्रूव होगा। तो जो यहाँ पे 75 डेज मेंशन करी गई है ना, ये 1 February से ही काउंट होता है, ठीक है। तो 1 February से विद इन 75 डेज फाइनेंस बिल को अप्रूव होना जरूरी है। ओके, तो देखिए अप्रोप्रिएशन बिल को भी मतलब विद इन 75 डेज अप्रूव होना जरूरी है, क्योंकि पहले अप्रोप्रिएशन बिल अप्रूव होगा उसके बाद ही फाइनेंस बिल अप्रूव होगा, ठीक है। ओके, तो देखिए अब फाइनेंस बिल यहाँ पे लोकसभा के आगे पेश कर दी गई एंड लोकसभा ने अप्रूव कर दिया, राइट। अब इसके बाद ना एक बार फाइनेंस बिल को राज्यसभा के पास भी भेजी जाती है कि राज्यसभा के मेंबर्स आप भी एक बार फाइनेंस बिल को देख लो एंड आपकी अगर कुछ रिकमेंडेशन है तो हमें बता दो। देखिए, द फाइनेंस बिल इज देन सेंट टू द राज्यसभा व्हिच मस्ट रिटर्न इट विद इन 14 डेज विद और विदाउट रिकमेंडेशन। तो राज्यसभा को दिया जाता है और इनको 14 डेज का टाइम दिया जाता है कि आप रिव्यू करो और कोई रिकमेंडेशन है तो हमें बताओ, ठीक है। द फाइनेंस बिल लाइक द अप्रोप्रिएशन बिल इज क्लासिफाइड एज अ मनी बिल, meaning the Rajya Sabha can only recommend changes but cannot vote to reject or modify on its own. तो देखिए राज्यसभा के पास यहाँ पे सिर्फ यही पावर है कि वो रिकमेंडेशन दे सकते हैं, लेकिन वो देखिए वो वोट नहीं कर सकते फाइनेंस बिल पे और वो मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। वो बस लोकसभा को सुझाव दे सकते हैं कि देखिए हमें लग रहा है कि ये थोड़ा सा गलत है, इसको चेंज कर दो, लेकिन राज्यसभा इम्पोज नहीं कर सकते कि ये नहीं कह सकते कि इसको आपको चेंज करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ रिकमेंडेशन ही दे सकते हैं। जो चेंज करने का, मॉडिफाई करने का एंड रिजेक्ट करने का पावर होता है वो सिर्फ लोकसभा के पास ही होता है। देखिए, द लोकसभा इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट दिस रिकमेंडेशन एंड वे पास द फाइनेंस बिल इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इफ इट चूजेस। तो रिकमेंडेशन तो ले लिया राज्यसभा से, लेकिन ये रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट ही करना है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता है लोकसभा के पास। वो चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है, अगर उसको रिकमेंडेशन ठीक लगे तो एक्सेप्ट कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है, मतलब रिकमेंडेशन एक्सेप्ट ना भी कर सकता है। जिस तरह से इन्होंने पहले ही अप्रूव किया था, राज्यसभा को देने से पहले जिस तरह से अप्रूव हुई थी उसी फॉर्म में भी ये फाइनेंस बिल पास कर सकती है। सो इट इज टोटली ऑन द लोकसभा कि वो ये रिकमेंडेशन माने या फिर ना माने, ठीक है। ओके, so once this finance bill is passed with or without recommendation of Rajya Sabha, एक बार ये अगर पास हो गया फाइनेंस बिल तो हमारा जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, ठीक है। अप्रोप्रिएशन बिल भी पास हो गया, फाइनेंस बिल भी पास हो गया, यानी कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस दोनों ही फाइनलाइज हो गए, तो लेजिस्लेटिव प्रोसेस यहाँ पे खत्म हो गया। ये फाइनेंस बिल भी पास होने के बाद ये भी क्या बन जाता है, ये भी एक्ट बन जाता है एंड यही एक्ट के अकॉर्डिंग अब गवर्नमेंट जो है जनता से टैक्स कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यही होता है आपका पूरा बजट का प्रोसेस। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है आपके ये वाले प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग में, दैट इज द रिफॉर्म्स। जो थोड़ी बहुत रिफॉर्म्स हुए रिसेंटली वो हम देखेंगे, फिर उसके बाद ये बजट प्रोसेस आपका हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो चलिए अब रिफॉर्म को देखते हैं। ओके, सो रिसेंट बजटरी रिफॉर्म्स। Since the 2017-18 financial year, the budget presentation date has been
advance from end of February to February 1st. This shift gives Parliament enough time to complete the budget process before the new fiscal year begins in April. ठीक है, 2017-18 से पहले क्या होता था कि जो बजट है वो एंड ऑफ फरवरी में प्रेजेंट करी जाती थी, यानी कि 28 फेब या 29 फेब में प्रेजेंट करी जाती थी, राइट। अब इससे क्या होता था कि जो पार्लियामेंट है उनके पास सिर्फ एक ही महीना रह जाता था, सिर्फ मार्च का महीना ही रह जाता था बजट को पूरा डिस्कस करके अप्रूव करने के लिए, राइट। तो ये देखिए काफी कम टाइम है, क्योंकि बजट में कई सारे ग्रांट्स होते हैं, सब में डिस्कस करने होते हैं ना, तो ये टाइम लगता है इस चीज में। तो सिर्फ एक महीना इनफ नहीं होता है, राइट। एंड तब भी क्या होता था कि एक महीने में वो कर तो नहीं पाते थे सारा, तो क्या अप्रैल के बाद तक भी क्या होता था, फिर बजट अप्रूव ही नहीं हो रहा होता था। एंड नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट भी हो गया, लेकिन बजट अभी भी फिक्स नहीं है, तो बजट में जो प्लान है वो भी गड़बड़ हो जाती थी, क्योंकि ईयर स्टार्ट होने के बाद भी आप फंड से पैसे नहीं निकाल पा रहे, रेवेन्यू नहीं आ पा रहा आपका, बिकॉज बजट अभी भी अप्रूव नहीं हुआ है। तो इस तरह से काफी सारी समस्या होती थी। तो ये समस्या को दूर करने के लिए फर्स्ट स्टेप में बजट प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया फ्रॉम 17-18। तो इससे क्या हुआ कि अब 2 महीने मिल गए पार्लियामेंट को अच्छे से डिस्कस करके जो बजट है उसे अप्रूव करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से बजट प्रोसेस स्मूथ हो ताकि एंड न्यू फिस्कल ईयर स्टार्ट होने से पहले बजट अप्रूव हो। तो इसके लिए ये अमेंडमेंट लाया गया, ओके। अब अनदर रिफॉर्म क्या है, देखिए अनदर रिफॉर्म वाज द मर्जर ऑफ द रेलवे बजट विद द जनरल बजट which used to be presented separately. This integration simplified the budget process and provided a more unified view of the government finances. ठीक है, पहले क्या होता था, जो रेलवे बजट है वो अलग से पेश करी जाती थी एंड जनरल बजट अलग से। जनरल बजट में रेलवे बजट नहीं इंक्लूडेड होता था, ठीक है। यूजुअली पहले रेलवे बजट पेश किया जाता था एंड उसके बाद जनरल बजट। ये जो चलन है ना, ये ब्रिटिश के टाइम से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि ब्रिटिश के टाइम पे क्या होता था कि जो रेलवे बजट है यही मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होती थी फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो रेलवे बजट को वो ध्यान से देखना चाहते थे, तो इससे इसको अलग से पेश करते थे एंड इसको काफी पहले भी पेश करते थे, जनरल बजट से काफी पहले, ताकि अच्छे से इसमें रिव्यू होके डिस्कशन होके अप्रूव हो सके, ठीक है। लेकिन देखिए अभी गवर्नमेंट को लगा कि ये करने की जरूरत नहीं है, राइट। अब हम मर्ज कर सकते हैं रेलवे बजट एंड जनरल बजट को, क्योंकि अगर हम अलग से इसको प्रेजेंट करते हैं ना तो ये सबके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और देखिए जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसको भी पहले रेलवे बजट अलग से बनाओ और अलग से पेश करो, इसका अलग से अप्रूवल लो, इसका अलग से लो, तो सबके लिए यहाँ पे ज्यादा काम हो जाता था। इवन पार्लियामेंट के लिए भी इसका अलग से डिस्कशन करो, इसका अलग से करो। तो ठीक है, तो ये प्रोसेस को थोड़ा स्मूथ करने के लिए क्या कर दिया गया, इंटीग्रेट कर दिया गया कि रेलवे बजट भी अब आप जनरल बजट में ही इंक्लूड करो और एक ही साथ इसकी हम अप्रूवल लेंगे, ठीक है। So it simplifies the budget process and it provides a more unified view of the government finances. और गवर्नमेंट की जो फाइनेंसेस है वो भी एक यूनिफाइड तरीके से दिखेंगी अगर आप सब कुछ एक जनरल बजट में ही करोगे तो, है ना। अब रेलवे बजट अलग से करोगे तो एक यूनिफाइड व्यू यहाँ पे नहीं दिखेगी, क्योंकि आपने जो गवर्नमेंट की बजट है उसको 2 टुकड़ों में बांट दिया है ना। तो इस तरह से एक यूनिफाइड व्यू देने के लिए भी इनको मर्जर करना जरूरी था, जो कि गवर्नमेंट ने किया, ठीक है। तो यही थे 2 मेजर रिफॉर्म्स इन द बजटरी प्रोसेस। तो यहाँ पे हमारा बजटरी प्रोसेस खत्म हो जाता है। अब अगले पार्ट 2 वीडियो में हम गवर्नमेंट के सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू को एंड एक्सपेंडिचर को डिस्कस करेंगे। नाउ बिफोर यू गो, आई लाइक टू अनाउंस कि मैंने अपने वेबसाइट में एक मैक्रो टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, जहाँ पे आपको एडिशनल एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने को मिलेंगे फ्रॉम चैप्टर 6 टू चैप्टर 10 फॉर सीए फाउंडेशन बिजनेस इको। देखिए जो मैक्रो का पार्ट है उसमें आपके इंस्टीट्यूट ने बहुत ही कम क्वेश्चंस दिया है आपने मॉड्यूल में, सिर्फ उतना क्वेश्चन करके एग्जाम के लिए इनफ नहीं है, आपको एडिशनल क्वेश्चन करने की जरूरत है। तो इसीलिए ये मैक्रो टेस्ट सीरीज में लेके आई हूँ। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज एंड यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे। तो ऑल टुगेदर 15 टेस्ट हैं फॉर 15 यूनिट एंड 900 से भी ज्यादा एडिशनल क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेगी, यानी कि ईच यूनिट में आपको एटलीस्ट 50 to 60 एडिशनल क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए इससे क्या होगा, आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस हो जाएगी उस चैप्टर की, एंड जो क्वेश्चन है वो ईच एंड एवरी टॉपिक से इंक्लूडेड है, तो हर टॉपिक में आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी मिलेंगी। और देखिए ये सिर्फ एक क्वेश्चन बैंक नहीं है, यहाँ पे आपको आंसर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। तो देखिए आपको 10 जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्सप्लेनेशन के लिए, एक ही जगह पे आपको क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन सारा मिल जाएगा, तो आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे मैथ्रो इकोनॉमिक्स से।
और सिर्फ मेरे ही एडिशनल क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, जो इंस्टीट्यूट के PYQs के क्वेश्चन है एंड जो इंस्टीट्यूट के पास मॉक टेस्ट के क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे सारे इंक्लूडेड है। तो ये करने के बाद आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मैक्रो में। आप बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए फुली प्रिपेयर्ड हो जाओगे, आपकी कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई हो जाएगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस आती है क्लैरिटी से, और मेरे क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेनेशन से आपको फुल क्लैरिटी मिलेंगी सारे टॉपिक्स में, ठीक है। तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे मैक्रो, एंड ये आपको अवेलेबल है एट अ नॉमिनल प्राइस ऑफ ओनली 150 रुपीज। तो ज्यादा सोचने की आपको जरूरत ही नहीं है, आज ही आप इसको ले सकते हैं एंड यूनिट वाइज स्टार्ट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा एंड फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा। तो लिंक में जाए, क्लिक करें एंड आज से ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट करें एंड अपनी जो कॉन्फिडेंस है मैक्रो में वो इंक्रीज करें। सो गाइस, आई होप आपको पॉजिटिव प्रोसेस समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई योर डाउट। या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे भी बच्चे डाउट पूछते हैं, यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करके अपना डाउट सॉल्व करते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वी विल बी बैक विथ मोर वीडियो शो। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।